हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, इसके जो प्रीवियस वीडियो था यूरिनरी सिस्टम का, इसका इंट्रोडक्शन देख लिए हैं और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी देख लिए हैं। उसके बाद से नेफ्रॉन का एक ओवरव्यू सिंपल स्ट्रक्चर हम लोग देख लिए। ठीक है, तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इससे रिलेटेड यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड जितना भी वीडियो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके एक एक करके वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ। पहले आप इस लेक्चर को समझने से पहले आप पहले नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन जरूर जान लें। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं इस पर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो पहले आपको ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शन जरूर पढ़ लें, उसके बाद से आपका ये पूरा आई होप कि आज इसके बारे में मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो इसमें देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक मतलब कि क्या है, देखिए नेफ्रॉन के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखते हैं तो कुछ इस तरीक़ा से क्या दिखेगा, स्ट्रक्चर दिखेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे नेफ्रॉन का सिंपली मैं डायग्राम बनाया हूँ। ठीक है, इसमें नेफ्रॉन का मैं डायग्राम बनाया हूँ। ये जो ग्लोमेरुलर क्या है, कैपिलरीज है। ठीक है, ये क्या है, ऑफरेंट आर्ट्रियोल है, ऑफरेंट आर्ट्रियोल है, और ये क्या बनता है, इफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक, इफरेंट आर्ट्रियोल। उसके बाद से ये जो आप जो देख रहे हैं ये बनता है पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है, तो ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और ये 52 कैप्सूल जो बोलते हैं जो स्ट्रक्चर, ये इतना का कट सेक्शन जो है मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, स्ट्रक्चर है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और 52 कैप्सूल के लेयर के बारे में इतना जो कट सेक्शन आप देख रहे हैं उसके बारे में हम यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है वो उसको ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। ऑफरेंट आर्ट्रियोल ब्रेक डाउन इन अ मेनी स्मॉल कैपिलरीज दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ऑफरेंट आर्ट्रियोल, यहाँ से क्या है, ऑफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ से आता है और क्या बनता है, यहाँ पर देख रहे हैं आप छोटे छोटे कैपिलरीज बनता है, स्मॉल क्या होता है, कैपिलरीज बनता है। उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बोलते हैं। ठीक है, दिस सराउंडेड बाई द एपिथेलियल सेल्स। देखिए अब यही वाला जो ग्लोमेरुलर जो कैपिलरीज है उसके बारे में हम ये स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, ये कैसे सराउंडेड है, एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स आपको पता है ना कि अगर मान लीजिए कोई भी अगर यहाँ पे हम बनाएं स्ट्रक्चर को, अगर ये आर्टरी का स्ट्रक्चर है तो एपिथेलियल सेल्स किस पे होगा, एपिथेलियल सेल्स इस पे बनेगा। यस, आप सपोज कर लो कि ये क्या होगा, ये एपिथेलियल सेल्स होगा। ठीक है, तो एपिथेलियल सेल्स से क्या है, ये सराउंडेड है। इसको हम अगर इसका हम स्ट्रक्चर देखें तो देखिए एक तरह यहाँ पे लिखे हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी। फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी का मतलब ये होता है कि कोई भी कैपिलरीज में क्या होता है कि छोटे छोटे स्मॉल करके क्या होता है, मोर देन, यहाँ पे देख लीजिए फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी के जो इंडोथेलियल सेल्स होंगे उसमें क्या 1000 ऑफ होल विद इन दिस सेल ऑफ फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। देखिए जो भी इसमें कैपिलरीज बनेगा, अब इसमें क्या होगा, कह रहा है कैपिलरीज में क्या होगा, मोर देन 1000 विद इन दी, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, विद इन दी सेल ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ पर जो ये एपिथेलियल सेल्स के अगर नीचे अगर आते हैं स्ट्रक्चर में, डीप में स्ट्रक्चर जाते हैं, क्या होता है, इंडोथेलियल सेल्स होता है। ठीक है, अगर इंडोथेलियल सेल्स, रुकिए मैं बता रहा हूँ, ये एपिथेलियल सेल्स हो गया। ठीक है, एपिथेलियल सेल्स, उसके बाद से देखा जाए तो क्या होगा, इंडोथेलियल सेल्स होगा, इंडोथेलियल सेल्स। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, वन इंडोथेलियल सेल्स में 1000 मोर देन 1000 होल। ठीक है, इसीलिए इसको क्या करते हैं, इसमें छोटा छोटा सा क्या होगा, इसमें होल होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। और होल जो है इसमें फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसमें से आपको ऑफरेंट आर्ट्रियोल से जो क्या होगा, ब्लड आएगा, वहाँ से फिल्टर होगा, और फिल्टर होने के बाद से कुछ जो वेस्ट मटेरियल है ब्लड के साथ में उसको क्या करेगा, वो ये 1000 जो आपको मैंने बताया कि फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी में जो इंडोथेलियल सेल्स का जो बीच में जो होल है उससे क्या होगा, वो वेस्ट प्रोडक्ट पास आउट होगा, जैसे कि वाटर हो गया और कुछ नीडेड सब्सटेंस भी पास आउट होता है, जो कि आपको मैं बताया था कि फिल्ट्रेशन यहाँ पे अगर फिल्टर होके आएगा उसके बाद से आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि क्या होता है, फिल्ट्रेशन के बाद क्या होता है कि रीएब्जॉर्प्शन होता है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा भी कुछ
पार्टिकल्स या कुछ ऐसा भी मिनरल्स होता है जो कि फिल्टर होने के बाद से अपने बॉडी से यूरिन से क्या होता है कि वो बाहर मतलब निकलता है, ठीक है। लेकिन फिल्ट्रेशन का यहाँ पे ये फंक्शन होता है कि फिल्ट्रेशन के बाद से रीएब्जॉर्प्शन का कि कुछ जो अमाउंट में होता है वाटर हो गया या कुछ सॉल्यूट्स कंसंट्रेशन हो गया या कुछ सोडियम पोटेशियम ऐसा मिनरल्स हो गया, वो फिर से बॉडी को रीएब्जॉर्ब करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर गर्मी का मौसम है, ठीक है, अगर हमने पानी नहीं पिया या पानी पिया कुछ टाइम तक गैप हो गया, मैंने पानी नहीं पिया, ठीक है, तो क्या होगा, वाटर का अपने बॉडी थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, डिहाइड्रेटेड के कंडीशन में जाएगा, ठीक है। और डिहाइड्रेटेड के कंडीशन में जाएगा तो उस कंडीशन में ये होगा कि आप जो ये देख रहे हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, ये देख रहे हैं आप क्या है, ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी का ये लेयर है, ठीक है। और मैं यहाँ से रेड जो मार्क दिया हूँ ये अंदर के साइड, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होती है, रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो रीएब्जॉर्प्शन में कुछ ऐसा अमाउंट जैसा कि अपने बॉडी के लिए नीडेड है, उसको अगर मान लीजिए कि हमने आपको बताया कि पानी नहीं पिया, डिहाइड्रेटेड कंडीशन में होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, नेफ्रॉन के पास ऐसा मैसेज आता है, एडीएच आके इस पे काम करता है, एडीएच हार्मोन्स, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, ठीक है। तो उस कंडीशन में ऐसा होता है कि इसको एडीएच काम करेगा और वाटर के मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे सिम्पोर्टर्स होता है जो कि रीएब्जॉर्ब करता है। अब मान लीजिए कि एडीएच यहाँ पे काम करने लगेगा, आकर के इस पे किस पे करेगा, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज पे, ठीक है। और एडीएच जब काम करेगा ना, तो जो वाटर का यहाँ से सिक्रेशन हो रहा था यूरिन के पाथवे से, तो अपने बॉडी में तो ऑलरेडी यूरिन वाटर का कमी है क्योंकि डिहाइड्रेशन में बॉडी जा रहा है, तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होने लगा क्योंकि अपने बॉडी को नीड है। यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे बॉडी के लिए अपने रीएब्जॉर्ब अपने बॉडी के लिए वो खींचने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन का फंडा ये है, ठीक है। तो ये आप जो देख रहे हैं फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी का, ये क्या है, इंडोथेलियल सेल्स है। और यहाँ पे जो ये रेड मार्क जो देख रहे हैं, क्या है रेड मार्क, ये उसके फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी के इंडोथेलियल सेल्स के बीच के होल है। इसके थ्रू क्या होता है कि फ्लूइड जो है वो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्लोमेरुलर ये कैपिलरीज है, यहाँ से फिल्ट्रेशन हो गया। अब इसका फिल्ट्रेशन का जो गैप होता है वो देखते हैं, देखिए 70 से 90 एनएम मतलब कि नैनोमीटर में, बहुत ही छोटा होता है, नैनोमीटर में इसका क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। अब वहाँ से स्पेस होने के बाद से अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मान लीजिए ये ऑफरेंट आर्टेरियल कैपिलरीज है, तो अपने बॉडी से जब भी यूरिन जब यहाँ पे फिल्टर होता है, फिल्ट्रेशन का काम होता है, तो उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी क्यों नहीं फिल्टर होकर यूरिन के साथ निकलने लगता है, ये भी तो हो सकता है। तो आप इसके लॉजिक को समझते देखें, यहाँ पे क्या है 70 to 90 एनएम मतलब कि नैनोमीटर में इसका स्पेस है, ठीक है। और हम आरबीसी का स्पेस मतलब आरबीसी का साइज देखा जाए तो ये कितना होता है 7.84 माइक्रो में, ठीक है। यहाँ पे क्या है माइक्रोमीटर में होता है। और डब्ल्यूबीसी का कितना होता है 12 to 14.4 होता है। और प्लेटलेट्स का छोटा है 1, ये किसमें होता है माइक्रो में, ठीक है, माइक्रो में होता है। और यहाँ पे जो इंडोथेलियल सेल्स के जो बीच की जो गैप है या उसके जो विदिन उसका जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी है उसका होल जो उतना है 70 to 90 एनएम है, मतलब कि नैनोमीटर में है। और यहाँ पे क्या है माइक्रो से भी छोटा नैनोमीटर होता है, इसीलिए इसके चलते नहीं होता है। अब आप कोई कंडीशन समझिए कि यूरिनरी सिस्टम में मान लीजिए इन्फेक्शन हो गया या किडनी में इन्फेक्शन हो गया, नेफ्रॉन में इन्फेक्शन हो गया, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हिमेचूरिया होता है, ठीक है। ब्लड यूरिन के साथ में क्या होता है कि ब्लड आने लगता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हिमेचूरिया। उस कंडीशन में ये होता है कि ये जो आप देख रहे होंगे मेम्ब्रेन, इसमें रप्चर हो जाता है, इन्फेक्शन होगा या इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, वहाँ पे रप्चर हो जाएगा। और जब रप्चर हो जाएगा तो ये 70 to 90 एनएम जो इसका स्पेस है वो क्या होगा, रप्चर होगा तो वो बढ़ जाएगा, मतलब कि रप्चर हो जाएगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसमें से आरबीसी डब्ल्यूबीसी कुछ ब्लड के कंटेंट जो कि नहीं आने चाहिए था वो ब्लड के कंटेंट आने लगे, तो बोलते हैं कि यूरिन के साथ ब्लड आने लगता है तो उसको क्या बोलेंगे कि हिमेचूरिया हो गया, ठीक है। तो ये कैपिलरीज के बारे में अपन समझ गए। उसके बाद समझते हैं जीबीएम बोले तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ग्लोमेरुलर मतलब कि ग्लोमेरुलर कैपिलरीज और बेसमेंट मेम्ब्रेन का पता चलता है कि कुछ ना कुछ लेयर है। और बेसमेंट मतलब क्या, बेस का मतलब कि नीचे। कोई भी बोलता है ना कि बेस, अगर मान लीजिए कोई लड़का को कुछ मान लीजिए कि मैं इतने डीप में समझा रहा हूँ
अगर मे भी किसी को समझ में ना आए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि आपका बेस क्लियर नहीं है। बेस क्लियर करने के लिए इसका पहले क्या करेंगे अपन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन समझेंगे तो आपका बेस क्लियर होगा। तो बेस मतलब क्या है, आपको बेस मतलब कि निचले हिस्से का आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बेस का मतलब कि यहाँ पे निचले हिस्से पे, किसके निचले हिस्से पे है, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के बारे में, ठीक है। अब इसको देखते हैं जीबीएम को, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें भी तीन कलर मतलब 3 टाइप्स का इसमें भी लेयर होता है, ठीक है। पहला होता है ऊपर सुपरफिशियल वाला देखें तो लेमिना रेरा इंटेंसा, ठीक है, और बीच वाला होता है, यहाँ पे मैं डिनोट किया हूँ, ठीक है। उसके वाला बीच वाला होता है लेमिना डेंसा, और नीचे के साइड देखा जाए तो लेमिना रेरा एक्सटेंसा। एक्सटेंसा मतलब कि यहाँ पे नीचे है, इंटेंसा मतलब कि ऊपर साइड में, इंटरनल साइड में, ठीक है, और बीच में है तो लेमिना डेंसा है, ठीक है। इसका काम ये होता है, एक तरह से ये बेसमेंट प्रोवाइड करता है, और बेसमेंट इसका एक लेयर प्रोवाइड करता है, और इसको क्या करता है, कनेक्टिविटी के लिए बनाए रखता है। और इसका एक और मेन काम है कि ये आप देखे होंगे कि ये सेमी परमीबल होता है, क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, और फिल्ट्रेशन होकर बेसमेंट मेम्ब्रेन से किस में आएगा, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से फिल्ट्रेशन होके यहाँ पे कैसे आएगा ये, फिर आपको जो आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद कीजिए, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, ऐसा करके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये समझ गए बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके बाद से अब हम ये देखते हैं वामन कैप्सूल के ये लेयर है, अब इसको देखते हैं, ये है विसरल इपिथेलियल सेल्स। इपिथेलियल मतलब कि नीचे साइड, और विसरल इपिथेलियल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। इसका काम ये होता है कि जब भी ये कोई भी यहाँ पे फिल्टर होके जब आएगा, फ्लूइड जो है वो फिल्टर होके जब आएगा, तो इसके साथ भी कुछ यहाँ भी फिल्ट्रेशन का काम होगा। कहाँ पे, विसरल इपिथेलियल सेल्स, ठीक है। अगर इसकी देखा जाए विसरल इपिथेलियल सेल्स का बीच का जो लेयर होगा वो कितना होगा, 20 to 30 नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ भी नैनोमीटर है, और यहाँ पे WBC RBC जो है ये माइक्रोमीटर में, माइक्रो कभी भी बड़ा होगा नैनोमीटर से, ठीक है, तो नैनोमीटर में है। अब यहाँ पे ये जो एरो आप देख रहे हैं ये पेराइटल सेल्स है, जब भी पेराइटल इपिथेलियल सेल्स है। जब हम आगे के वीडियो में एक और वीडियो हम इस पर बनाएंगे रीएब्जॉर्प्शन का, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन का कौन सा, जैसे कि मिनरल्स, पीसीटी में कितना अमाउंट में रीएब्जॉर्प्शन होता है, डीसीटी में कितना होता है, और लूप ऑफ हेनले में कितना होता है। और उस पर एक और भी बहुत बड़ा मतलब अच्छा एक कंसेप्ट मैं क्लियर करूँगा, जिसको बोलते हैं वासा रेक्टा काउंटर, या उसको काउंटर करेंट मैकेनिज्म, जो फ्लूइड का ऑस्मोलरिटी का जो मैकेनिज्म जो होता है इस पे नेफ्रॉन पे, उसको बोलते हैं काउंटर करेंट मैकेनिज्म। उसके फ्लूइड को, अपने बॉडी में फ्लूइड को या यूरिन कंसंट्रेशन को पूरा मैनेजमेंट करता है। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में उसको एक सेपरेट वीडियो बनेगा, उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग कितना समझ गए, पेराइटल इपिथेलियल सेल्स, और यहाँ पे सेम्पोटर होगा, और सेम्पोटर होगा मतलब कि ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का ये पार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसके इपिथेलियल सेल्स से। और यहाँ पे सेम्पोटर होगा, और सेम्पोटर क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस करेगा, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे देखिए इंडोथेलियल सेल्स तो देख लिए, हाँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR, ये बहुत ही क्वेश्चन कंपटीशन के क्वेश्चन में GFR रेट पूछता है, इसका बैरियर क्या होता है वो पूछता है, क्वेश्चन यहाँ से बनना ही बनना है, ठीक है। तो देखते हैं, एवरेज 125 ml पर मिनट इन मेल्स, ठीक है, और 105 ml पर मिनट इन फीमेल्स, ठीक है। 1 मिनट में अगर फिल्ट्रेशन रेट देखा जाए तो कितना होता है, 125 पर मिनट मेल में होगा, और फीमेल में कितना होगा, 105 होगा, ठीक है। यहाँ पे फीमेल में कम क्यों होगा, क्योंकि देखिए ब्लड का कुछ, जैसे कि अपने मेल के बॉडी में क्या होता है, ब्लड भी ज़्यादा होता है, और ब्लड ज़्यादा होता है तो कभी भी फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू फीमेल। नेक्स्ट पॉइंट है GFR का कुछ बारे में देखते हैं। इफ़ द GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज टू हाई, अगर ज़्यादा हो जाएगा GFR अगर रेट, अगर मान लीजिए कि ज़्यादा हो गया, ज़्यादा अगर फिल्ट्रेशन होने लगा तब तो क्या कंडीशन हो सकती है, देखिए GFR इज टू हाई, नीडेड सब्सटेंस में बी पास क्विकली थ्रू दी रीनल ट्यूबिल्स, ठीक है। रीनल ट्यूबिल्स क्या है, ये रीनल ट्यूबिल्स है, ठीक है, मतलब कि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से क्या होगा, यहाँ पे पास आउट होता है, यूरिन का सिक्रेशन होकर पास आउट होता है। तो यहाँ पे देखिए अगर क्या होगा, टू हाई मतलब टू हाई, अगर ज़्यादा अगर GFR रेट अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, क्विकली थ्रू द रीनल ट्यूब्स, मतलब कि क्विकली मतलब कि जल्दी, यहाँ पे क्या होगा, फास्ट, यहाँ पे नीडेड सब्सटेंस में भी
पास क्विकली थ्रू द रीनल ट्यूब्यूल, सम आर नॉट रीएब्जॉर्ब। यहाँ पे मेन पॉइंट है, सम आर नॉट रीएब्जॉर्ब। अगर बहुत जल्दी यहाँ पे फिल्ट्रेशन रेट अगर हाई हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर टाइम ही नहीं मिलेगा कि रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो। बहुत ज़्यादा फास्ट होगा तो क्या होगा कि नहीं होगा। और उस कंडीशन में अगर जीएफआर रेट बढ़ जाए तो क्या होगा, यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन नहीं होगा। रीएब्जॉर्प्शन किस चीज़ का होता है, जो कि नीडेड सब्सटेंस होता है अपने बॉडी के लिए, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया या और भी मिनरल्स हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि रीएब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपका बॉडी क्या हो सकता है, डिहाइड्रेटेड हो सकता है, क्योंकि जीएफआर ज़्यादा बढ़ गया है और यूरिन जो है वो ज़्यादा पास आउट हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको मिनरल्स की भी कमी हो सकती है या आपको डिहाइड्रेशन का भी फेसेस करना पड़ सकता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट देखते हैं, लास्ट पॉइंट। इफ़ द जीएफआर इज टू लो, हाई होगा तो डिहाइड्रेशन होगा और वहाँ पर लो होगा तो देखते हैं क्या होता है। टू लो नियरली फिल्ट्रेशन रीएब्जॉर्ब एंड सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट में बी नॉट एक्सक्रीटेड फ्रॉम दी टू दी बॉडी। यहाँ पे देखिए, अगर कम होगा जीएफआर रेट तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि रीएब्जॉर्प्शन तो अच्छे से होगा, लेकिन में भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी है, जैसे कि कुछ मिनरल, जैसे कि यूरिक एसिड है। यूरिक एसिड को ज़्यादा लेवल पे बॉडी से अपने मीडियम लेवल पे क्या होना चाहिए, एक्सक्रीट होना चाहिए। तो उस टाइम पे क्या है, जीएफआर रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम हो रहा है तो यूरिक एसिड भी कुछ क्या होगा, सिक्रीशन नहीं हो पाए, क्योंकि यहाँ पे कम हो रहा है तो क्या हो रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पे निकलेगा। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो उसमें उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि यूरिक एसिड का भी लेवल बढ़ सकता है, बॉडी में लोअर एक्सट्रीमिटीज में पेन भी हो सकता है और भी कंडीशन कुछ हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा क्या, प्रोडक्ट में नॉट एक्सक्रीटेड फ्रॉम दी बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट है फिल्ट्रेशन बैरियर्स। ठीक है, इसमें क्या है, बैरियर मतलब क्या, फिल्ट्रेशन जो हो रहा था उसके बैरियर मतलब कि बीच में क्या क्या रुकावट आती है। ठीक है, पहला देखते हैं साइज बैरियर। ठीक है, बिकॉज इंडोथेलियल सेल्स 70 to 100 नैनोमीटर बट विसरल सेल साइज 20 to 30 नैनोमीटर। ठीक है, ये जो साइज का जो डिफरेंट आ रहा है तो उसमें क्या होगा कि ये जो 70 से 90 नैनोमीटर है तो उसमें क्या होगा कि कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स फिल्टर हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखें 20 to 30 है तो यहाँ पे क्या होगा, वो फिल्टर नहीं हो पाएगा। तो एक तरह का ये क्या होगा, साइज का डिफर आ रहा है, इसलिए इसको साइज बैरियर कर रहे हैं। ठीक है, और सेकंड पॉइंट है, सेकंड बैरियर चार्ज बैरियर्स। इफ नेफ्रॉन चार्ज बैरियर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर निगेटिविटी चार्ज अगर रहे मोलिक्यूल्स पे या पॉजिटिविटी चार्ज रहे, कहीं पॉजिटिविटी चार्ज ज़्यादा है किसी मोलिक्यूल्स पे, निगेटिविटी चार्ज अगर कम है तो वहाँ पे भी अल्टर हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा कि फिल्ट्रेशन का एक बैरियर बीच में वो कॉज कर सकता है। नेक्स्ट वाला पॉइंट है, इफ़ नेफ्रॉन आर डैमेज फिल्ट्रेशन प्रोसेस डिस्ट्रॉयड। अगर हम नेफ्रॉन के बारे में स्ट्रक्चर पूरा देख लिए डिटेल में, अगर ये कहीं ना कहीं से अगर किसी भी लेयर को या किसी भी सेल्स क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे डैमेज हो रहा है, कोई इन्फेक्शन के चलते इन्फ्लामेशन होगा या कहीं भी डैमेज होगा तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, वो पूरा डिस्ट्रॉय होगा, जिसके चलते हिमेचूरिया जो आपको बताया कि हिमेचूरिया कॉजेस हो सकती है। तो आज के हम वीडियो में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखे हैं किसका, नेफ्रॉन का। ये जो आप कट सेक्शन आपको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ कि ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी और बैमून कैप्सूल के बीच के जो स्ट्रक्चर है वो देखे हैं। और ये क्या है, इसका पीसीटी का मेम्ब्रेन का लेयर है। ठीक है, इसके बाद वाले जो हम वीडियो में देखेंगे वो रीएब्जॉर्प्शन का देखेंगे, पूरे होल नेफ्रॉन में कहाँ से रीएब्जॉर्प्शन कितना परसेंटेज होता है और कैसे होता है उसके बारे में देखेंगे, और काउंटर करेंट मैकेनिज्म के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो आज के वीडियो में हमारा एफर्ट कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जितना भी न्यू वीडियो आएगा आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।